तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 असल में ये केस डलता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ काउंसिल राइट्स के मुताबिक। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ काउंसिल राइट्स के मुताबिक मतलब ये एक तरह का घर में वापस बुलाने का केस होता है। जैसे कि कोई भी बंदा है जिसकी वाइफ चले गई है, रूठ के पेके चले गई या रूठ के मायके चले गई, तो उसको वापस बुलाने का केस है सेक्शन 9 के अंडर लगता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। इसमें हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी केस डाल सकता है। और इस केस में पटिशन लगती है सेक्शन 9 के अंडर, फैमिली कोर्ट में लगती है जो पटिशन। और इस पटिशन की सुनवाई के दौरान मतलब कि पूछा जाता है कि आप क्यों जा रहे हो घर छोड़ के। ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी बंदे पर होता है जो घर छोड़ के जा रहा है, क्योंकि कोर्ट्स यही मतलब वो करते हैं कि घर बच जाए, यही कोशिश होती है कोर्ट्स की कि घर बच जाए। तो इसमें यही होता है कि डाल दिया जाता है सेक्शन 9 का पिटीशन घर बसाने के लिए। ज़्यादातर लोग इसे मतलब तलाक के केस में यूज़ करते हैं, तो वो भी तब जब उनका तलाक का केस चल रहा हो एक तरफ से, दूसरी तरफ से वो परेशान करने के लिए सेक्शन 9 का केस डाल देते हैं वापस लाने का। इसमें वो बोलते हैं मेंटेनेंस वगैरह को लेकर कि हम तो लेकर जाना चाहते हैं वापस और वो नहीं आ रही, हमने सेक्शन 9 का केस भी डाला पड़ा है। तो इसे यूज़ किया जाता है तब पे। और इसमें मतलब अगर ज़्यादा होता है जो तलाक का केस होता है, तलाक के केस में सेक्शन 9 का वाला केस लगा हुआ है और सेक्शन 13 का केस लगा हुआ है। तो इसमें मतलब मोस्टली कोर्ट ये करते हैं कि उसे मीडिएशन में भेज देते हैं। मीडिएशन में उनका कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ पे सेक्शन 13B की, जो कि म्यूचुअल डिवोर्स की बात करता हूँ। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट बोलते हैं। इसमें पटिशन लगती है कोर्ट में जब दोनों पार्टियाँ सहमत हो जाती हैं तलाक के लिए, तो एक पटिशन फाइल की जाती है डिवोर्स के रिगार्डिंग। दोनों पार्टियों की तरफ से ही होती है। इसमें पटिशन नंबर 1 और पटिशन नंबर 2 होता है। इसमें कभी भी रिस्पॉन्डेंट या डिफेंडेंट यूज़ नहीं किया जाता, रिस्पॉन्डेंट यूज़ नहीं किया जाता। इसमें पटिशन नंबर 1 और पटिशन नंबर 2 होता है। इसकी पटिशन लगती है, सेम डे ही फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है। कुछ कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स ऐसे इधर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एफिडेविट दिया जाता है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का एफिडेविट ही दे दिया जाता है, जैसे चेक के केस में होता है, एफिडेविट टेंडर कर दिया जाता है और सेकंड स्टेटमेंट का ही एफिडेविट दिया जाता है। लेकिन कुछ कोर्ट्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे एफिडेविट नहीं दिया जाता, जहाँ पे खाली स्टेटमेंट ही होती है, सीधा स्टेटमेंट ही करवानी पड़ती है सेक्शन 13B की। और इसमें मतलब 2 तारीख पड़ती है। पहली तारीख पे बंदा मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है और सेकंड तारीख पे सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है। दोनों की तारीख में मतलब 6 महीने का फ़र्क होना चाहिए और 18 महीने से पहले होनी चाहिए। और इन केसेस में ये होता है मोस्टली कि ज़्यादा एक एप्लीकेशन लग जाती है वेव ऑफ टाइम को लेके, उनका टाइम जो स्पेंड किया जाए एक तरह का, तो वो टाइम स्पेंड करके उसे कम कर दिया जाता है। और फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट थोड़े टाइम के बाद ही हो जाती है, 2 या 1 या 1.5 महीने के बाद ही हो जाती है। इसमें जल्दी जो तलाक का केस है वो जल्दी हो जाता है। और सेक्शन 9 का जो केस है वो काफ़ी लंबा चला जाता है, वो CPC के प्रोविज़न के अंडर आता है। और वो सेक्शन 9 के केसेस में इतना लंबा चला जाता है केस कि आप मतलब बंदे परेशान हो जाते हैं कि सेक्शन 9 का केस डाल दिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। इसमें ज़्यादातर वो करते हैं लड़कियों की तरफ से एक एप्लीकेशन लगती है इंटरम मेंटेनेंस की, जो कि आती है अंडर सेक्शन 24 के अंडर आती है। इसमें मेंशन होगा कहीं पे इंटरम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन, ये रही वो, तो 24 के अंडर आ जाती है। मतलब कि 24 के एप्लीकेशन भी लगा देते हैं। प्रोसीडिंग के दौरान हस्बैंड को या वाइफ को, जो कि मतलब जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसे पे करना पड़ता है दूसरी पार्टी को, जो कि फाइनेंशियली वीक है और केस लड़ रहा है। आप देख सकते हैं मेंटेनेंस पेंडिंग लीड्स एंड एक्सपेंसिव ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब कि प्रोसीडिंग के एक्सपेंसिव आपको पे करने पड़ेंगे। और ये एप्लीकेशन का डिस्पोज ऑफ जहाँ पे लिखा है कि विदिन 60 डेज़ में होना चाहिए। ये पेंडिंग मेंटेनेंस की एप्लीकेशन हो जाती है। और इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 9 की ही,
तो सेक्शन 9 में ये एप्लीकेशन लगाई जाती है, ज़्यादातर वाइफ की तरफ से लगाई जाती है जो एप्लीकेशन। और इसके बाद ये एप्लीकेशन का प्रोसीडिंग ये होता है कि इसके बाद एफिडेविट देना पड़ता है, इनकम एफिडेविट लगते हैं दोनों पार्टीज़ के। और फिर ये कंसिडरेशन के बाद ये एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है। और सेक्शन 9 की जो पटिशन चलती है सिविल में, वो चलती ही रहती है। वो कभी मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको बता दूं कि 1 साल में ये हो जाएगा या 1.5 साल में हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बहुत लंबी प्रोसीडिंग होती है सेक्शन 9 की। बाकी अगर कोई लेडी घर वापस जाना चाहती है तो उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अलग से प्रोविजंस भी हैं। वो सेक्शन 9 की जगह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सेक्शन 9 की अगर डिक्री होती है, डिक्री के बाद एग्जीक्यूशन में इसका फाइल होता है, जो वो प्रॉपर्टी अटैच करके वहाँ पे खर्चा लगाया जाता है अलग महीने का वाइफ को। अगर हस्बैंड लेकर नहीं जा रहा प्रॉपर्टी उसे वाइफ को, तो उसकी प्रॉपर्टी है जो अटैच कर ली जाती है सेक्शन 9 में। लेकिन सेक्शन 13B है जो वो बिल्कुल आसान है, सिंपल कह रहा है। 2 बार इसकी तारीख पड़ेगी और दोनों तारीख पे मतलब स्टेटमेंट देनी है। उसके बाद आपका डिवोर्स, डिक्री ऑफ डिवोर्स है, आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादातर आजकल ये चल रहा है कि मोस्टली लड़कियां पैसे लेती हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर और सेकंड स्टेटमेंट पर आती ही नहीं है। तो इस हालत में हो जाता है कि सूट फॉर रिकवरी डालना पड़ जाता है कभी कभी हस्बैंड को। और जो रिकवरी का सूट है वो भी ऐसा है कि मतलब कि सिविल प्रोसीडिंग में आ जाता है, जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। खैर बाकी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8872753047।